जहां जहां करना है, और यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट तो मैं आपके सभी के पढ़ता ही पढ़ता हूं। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे भाई, लव यू टू ऑल मेरे भाई। चलिए, कुलदीप जी मेरा नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, इतना सारा गुड मॉर्निंग, इतना सारा गुड मॉर्निंग कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा गुड मॉर्निंग सभी के लिए मेरा गुड मॉर्निंग है। हाँ, कुछ लोग चाय और चाय की प्याली के साथ भेज रहे हैं, वो पहले खुद कर लें इस काम को, फिर मैं बाद में क्लास के बाद में भी कर लूंगा। तो चलिए, कल की क्लास एकदम बेहतरीन लगी होगी। 2 क्लास अभी तक हम ले चुके हैं और दोनों क्लासों में बहुत मजेदार तरीके से हमने इतिहास को पढ़ा है। ज्यादा कुछ नहीं जाना है, लेकिन जितना हमने जाना है इतना कोई और जानने वाला नहीं है। तो प्यार दोस्तों, आप सभी से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में इतिहास की क्लासों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आप विश्वास मानिएगा कि जिस लेवल का इतिहास में आपका करवाने जा रहा हूं, मतलब जिस लेवल का इतिहास पर पकड़ आपकी होने वाली है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी छात्र की नहीं होगी, आप इतना विश्वास मान लीजिएगा। उसके अलावा जिस चीज पर भी हम वर्क करेंगे, तुलनात्मक रूप से द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा कुछ बेस्ट हो ही नहीं सकता, इतना आप विश्वास मानेंगे। और आप बहुत जल्द इस बात को समझ भी जाएंगे और बहुत जल्द आप इस बात को खुद भी कहने लगेंगे कि हाँ सर, इतिहास की क्लासों के मामले में अभी तक तो कोई टक्कर पर नहीं है, आगे आने वाले समय में कोई होगा तो फिर देखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, आपके कल वाली वीडियो पे कुछ कमेंट आ रहे थे नोट्स के लिए। आप बेफिक्र रहिएगा, अगर 1-2 क्लास हमारी हो भी जाती है, यानी तीसरी क्लास है वैसे तो, अगर 1-2 क्लास हो भी जाती है तो उसके लिए आप घबराइएगा मत। अगर मैंने कह दिया कि नोट्स में आपके लिए डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल होगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें लगभग 1,40,000 के आसपास बच्चे होंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तीनों क्लास के आज पक्का कोशिश करूंगा मैं डालने की, क्योंकि कल मेरे को समय नहीं मिल पाया था किसी से नोट्स लेने के, जिन भाइयों ने नोट्स बनाए थे, लेकिन आज उस काम को करेंगे और नोट्स में आपको पक्का दे दूंगा, इस बात में कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज की पावन भूमि से मेरा प्रणाम, मेरा भी आपको नमस्कार मेरे भाई। अगर प्रयागराज की पावन भूमि से आप यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं और इतनी दूर दूर से आप लोग जुड़े हुए हैं, और प्रयागराज तो वैसे भी आप सभी जानते हैं, जो यहाँ पर संगम की धरती कही जाती है, बड़ा ही सुंदर यहाँ पर शहर रहता है। चलिए प्यार दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जब भी मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी 2 ही क्लास हुई हैं, इसलिए अभी मैंने आपको अपना 90% ही दिया है। 10% तो अभी ऐसा है जो क्लास पर जादू कर देने का काम करेगा और उतना जबरदस्त कोई पढ़ा नहीं सकता। लेकिन एक बात जानिएगा, जब भी मैं आपको इतिहास पढ़ाने के लिए आऊं, सबसे प्रमुख बात यह होगी कि अगर मैं 2, 4, 10 मिनट लेट भी होता हूं, वैसे कभी होगा नहीं, 2 या 1 मिनट ही लेट होऊंगा, तो आप 10 मिनट पहले अगर आ जाते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं, तो जो पिछली वाली क्लास है ना, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपको कल वाली क्लास रिवाइज करने में सिर्फ 10 ही मिनट का टाइम लगेगा, और 10 मिनट का टाइम का मतलब है कि आपको समस्या नहीं होगी। पिछला वाला याद करने से मतलब है कि याद तो मैं क्लास में ही करा देता हूं, बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और हमेशा जो कहानी मैं आपको बताता हूं, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं चीजों को समझाता हूं, उसको अपने दिमाग में रिकॉल कीजिएगा, उसको अपने दिमाग में याद कीजिएगा कि सर ने बताया कैसे था। जब आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो पाएंगी, क्योंकि जब भी मैं अगली क्लास लूंगा, जैसे आज क्लास ले रहा हूं, इसका संबंध थोड़ा बहुत पिछली क्लास से जरूर होगा, और मैं आपसे हमेशा पिछली वाली क्लास से प्रश्न भी पूछा करूंगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल की तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बात सही है गलत है? बात बिल्कुल सही है, उम्मीद करता हूं। चलिए, लगा के आग पानी में उसे कहते हैं। आप तो शायरी करते हैं, शायरी वायरी का शौक मुझे नहीं आ पाइएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए जानदार से जबरदस्त से टॉपिक पर चलते हैं। यह है हमारा प्यारा सा भारत और सुंदर सा भारत, जबरदस्त सा भारत। इस भारत के अंदर प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारत है ना, इस भारत में पहले पाकिस्तान आदि नहीं हुआ करते थे। मतलब पाकिस्तान तो आप जानते हैं अब भी नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये पहले जो क्षेत्र हुआ करता था ना, ये पूरा का पूरा भारत ही हुआ करता था, भारत ही हुआ करता था। इसमें बंटवारे के बाद यहाँ पर ये पाकिस्तान हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हुआ क्या कि आखिरकार मैं वर्ल्ड मैप पर बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड मैप पर बात करूं, तो वर्ल्ड मैप के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कुछ ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग हुए, जो मुस्लिम धर्म के स्थापना के बाद अन्य देशों पर जाकर आक्रमण करने लगे और वहां से लूटपाट करने लगे। उसमें से कुछ
इस्लाम धर्म के लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए आए हैं और उन लोगों ने भारत पर ही आक्रमण किया है। जैसे कि मैं आपको पहली क्लास में बता दिया, अल हजाज का एक सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में यह व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार करना और लूट करना। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत पर सत्ता स्थापित करना नहीं था, मतलब शासन करने का उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर नहीं था, वो सिर्फ लूटपाट करने के उद्देश्य से, और हम कह सकते हैं कि यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भारत आया था। आज जो मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं आपको अच्छी तरह से पता होगा, आज हम महमूद गजनबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत पर एक आक्रमणकारी हमने इससे पहले पढ़ा है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और एक आक्रमणकारी आज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? महमूद गजनबी। लेकिन महमूद गजनबी से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, और जो बेसिक चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। देखिए प्यार दोस्तों, ये जो मैप है यहां पर जैसे कि मैंने कहा ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान क्षेत्र है। ये क्या है? ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान क्षेत्र है। तो यहां अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था उसके बहुत साल बाद अफगानिस्तान क्षेत्र की मैं आपसे बात करने वाला हूं। उसके बहुत समय बाद अफगानिस्तान क्षेत्र की मैं आपसे बात करने वाला हूं। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में एक वंश चला करता था जिस वंश को आप कहते हैं गजनी वंश। क्या कहते हैं? गजनी वंश। इसका दूसरा नाम होता है यामुनी वंश। सर यामुनी वंश और हम कहें गजनी वंश कहां चलता था? आप कहेंगे सर नॉर्मल है, अफगानिस्तान क्षेत्र में चलता था। इस यामुनी वंश या गजनी वंश के संस्थापक हुआ करते थे अल्तगीन नाम का व्यक्ति। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर होता है, एकदम क्लियर दिमाग के अंदर सारी चीजों को घुसा दूंगा, फिर प्रश्न भी निकाल कर दिखाऊंगा। एक कह रहा है ये पीले पीले टीके क्या हैं? मेरे लाल, जो तेरी मम्मी ने बचपन में काले टीके लगाए थे ना, अब वो पीले पीले टीके तुझे नजर आ रहे हैं। तुझे वर्ल्ड का मैप नजर नहीं आ रहा, तुझे पीले टीके नजर आ रहे हैं। मेरे लाल, जीवन में बहुत दुख उत्पन्न हो जाएगा। उम्र अभी 20 से 25 साल होगी, अगर आंखों का इलाज अभी भी नहीं करा है तो जीवन में दुख उत्पन्न होगा, इलाज कराया जाए। तो प्यार दोस्तों, जो गजनी वंश है ना अफगानिस्तान में, उस गजनी वंश के संस्थापक हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम है अल्तगीन। क्योंकि ये हमारा अफगानिस्तान क्षेत्र का वंश है इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। कमेंट सेक्शन ऑफ प्लीज। बिल्कुल सही बात है, पाए लागू सर जी, थैंक यू मेरे भाई अमित कुमार खुर्जा। चलिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें अल्पगीन नाम का व्यक्ति गजनी साम्राज्य या यामुनी वंश, दोनों एक ही चीज है, गजनी साम्राज्य या यामुनी वंश का संस्थापक हुआ है और अपनी राजधानी इसने गजनी रखी थी। यहां तक कोई समस्या नहीं क्योंकि दूसरे देश के वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हुआ क्या? ये अल्पगीन नाम का जो व्यक्ति था ना, इस व्यक्ति की हम बात करें तो इस व्यक्ति का यहां पर दास हुआ, एक गुलाम हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिमाग के अंदर चीजों को बैठाऊंगा। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में चलता था। अफगानिस्तान क्षेत्र में गजनी साम्राज्य का संस्थापक हुए अल्तुगीन नाम का व्यक्ति। अल्तुगीन नाम का जो व्यक्ति है इसका एक दास हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तीन चीजें बताई हैं, क्लियर होंगी। ये सुबुक्तगीन जो था ना, ये यहां पर अल्तुगीन का दास था, या हम कहें ये दामाद भी था। दरअसल होता क्या था कि जो दास बन जाता था ना उसको लॉटरी में यहां पर दामादी मिल जाती थी। अब होता क्या था मुझे नहीं पता, आखिरकार ये कैसे दास होते होते दामाद में तब्दील हो जाते थे, ये उस समय की चीजें थी। तो ये व्यक्ति यहां पर दास भी था अल्तुगीन का और ये दामाद भी बन जाता है और ये व्यक्ति गजनी वंश का अगला शासक बनता है। बात अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको जो व्यक्ति महमूद गजनबी पढ़ाने वाला हूं ना, वो महमूद गजनबी इस सुबुक्तगीन का अगला बेटा है। दोबारा समझो बात को। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में चला, उसका संस्थापक हुआ यहां पर अल्तुगीन नाम के व्यक्ति का दास हुआ सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा भारत पर आक्रमण करने वाला है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? महमूद गजनबी। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक यहां से जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो बड़ा यहां पर समस्या होती है बच्चों को, लेकिन अब समस्या नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि सुबुक्तगीन नाम के व्यक्ति के बेटा है यहां पर महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी आज
आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक को बहुत बिंदास तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये आपको नोट भी करना होगा जो अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया। अब समझकर चलिएगा मेरी बात को, आगे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं चीजों को। प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर ये जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान क्षेत्र जो हुआ करता था, अफगानिस्तान क्षेत्र से ये व्यक्ति आक्रमण करेगा भारत पर, महमूद गजनबी। लेकिन आखिरकार उद्देश्य क्या रहा है? सर, आपने बहुत अच्छे तरह से बताया था कि जो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था वो तो अल हज्जाज के जहाजों को लेकर किया था। आखिरकार महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सर, आप बड़े हैवी ड्राइवर हो। नहीं, मैं तोड़ फोड़ करने वाला ड्राइवर हूं भाई साहब। अगर गाड़ी मेरे हाथ में आ जाती है ना तो इतना हैवी ड्राइवर हूं कि तुम भी सामने आओगे तो बचोगे नहीं, इसलिए क्लास पर ध्यान दो। जो यहाँ के क्षेत्र थे ना, जो यहाँ के क्षेत्र थे, यहाँ के क्षेत्रों के बारे में बात करें, अगर हमें आज का टॉपिक यहाँ पर महमूद गजनबी पढ़ना है तो महमूद गजनबी के बारे में मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार सर अगर अल हज्जाज के जहाजों की वजह से हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो जो आज आप ये यहाँ पर महमूद गजनबी पढ़ाने वाले हो, इससे महमूद गजनबी ने आक्रमण क्यों किया? सर, पहले इस बात को बताओ। ये तो हमको सामान्य सी बात है, सभी को पता होता है कि महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। तो मैं बताता हूं आखिरकार इस व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। देखिए, वैसे तो मैं बात करूं, दरअसल भारत जो देश था ना, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। और महमूद गजनबी जो अफगानिस्तान क्षेत्र का व्यक्ति था, इस क्षेत्र के व्यक्ति ने मुस्लिम होने के कारण यहां पर जो इससे ऊपर वाले क्षेत्र थे, इराक, ईरान, सीरिया आदि क्षेत्र, यहां का एक बहुत बड़ा शासक बनने का सपना महमूद गजनबी देख लेता है कि क्यों ना ये जो मुस्लिम लोग हैं, इन सभी मुस्लिम लोगों पर मैं शासन करने लगूं। ऐसा सपना यहां पर महमूद गजनबी देख बैठा है। और जब यहां पर ऐसा सपना ये व्यक्ति देख बैठा है तो शासक बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? आप कहेंगे सर, शासक बनने के लिए सेना आवश्यक होती है। सेना के लिए क्या आवश्यक होता है? सेना के लिए धन आवश्यक होता है, क्योंकि सैलरी भी देनी पड़ेगी ना, सैलरी भी देनी पड़ेगी, इसलिए धन आवश्यक होता है। और यह व्यक्ति, यहां का व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र का व्यक्ति, रेगिस्तान टाइप के क्षेत्र का व्यक्ति, यहां पर कबीलाई टाइप का क्षेत्र का व्यक्ति, जो बहुत निर्धन गरीब टाइप के लोग हुआ करते थे, इस व्यक्ति के पास धन नहीं हो सकता और ये बहुत बड़े क्षेत्र का शासक बनने का सपना देख रहा है कि अगर मेरे पास धन और सेना आ जाए तो मैं इस पूरे क्षेत्र का बड़ा शासक बन जाऊंगा और शासक बनने के बाद अच्छे से शासन चलाने का काम करूंगा। अब इस व्यक्ति को क्या चाहिए? इस व्यक्ति को धन चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाद में यहां पर सोना और लोग लेकर चले जाएंगे और ये चिड़िया उड़नी चाहिए थी, लेकिन उड़ सोना जाएगा, लेकिन बाद में भारत बचेगा, सोने की चिड़िया नहीं, फिर ये सिर्फ भारत कहलाएगा। महमूद गजनबी जानता था कि मोहम्मद बिन कासिम ने इससे पहले आक्रमण किया है और मुल्तान जैसे शहरों को तो वो यहां पर सोना नगरी कहकर चला गया है। इसलिए यहां पर महमूद गजनबी ने सोचा कि क्यों ना इस भारत पर आक्रमण किया जाए और भारत पर आक्रमण करके वहां से लूट कर सोना लाया जाए। उस सोने को उस सोने से यहां के लोगों के लिए सेना तैयार की जाए और उस सेना से बहुत बड़े क्षेत्र पर, जहां पर मुस्लिम लोग हैं, बहुत बड़े क्षेत्र का मैं यहां पर शासक बन जाऊंगा। इसका सपना था भारत में लूट कर सोना ले जाना, सोना ले जाकर जो इराक, ईरान, सीरिया आदि के क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत बड़े साम्राज्य में क्या करना, बहुत बड़े साम्राज्य में अपना शासक बनकर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण कर रहा है। भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, सिर्फ लूट करने के उद्देश्य से यह व्यक्ति भारत आना चाहता है। अब देखिए, अब चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि अब यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी, जो बात आप एक लाइन में पढ़ के आगे बढ़ जाते थे, हुआ क्या था। अब चलिए आगे देखिए, यह व्यक्ति जो है महमूद गजनबी, यह भारत में जब आक्रमण करने के लिए आता है तो भारत में आक्रमण करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, इस व्यक्तियों को कुछ उपाधियां दी जाती हैं। इस व्यक्ति को कहा जाता है मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। मैं आपको अभी बताने वाला हूं प्यारे दोस्तों। यह व्यक्ति भारत के अंदर जब आक्रमण करेगा, आक्रमण करने के साथ साथ धन लूटेगा, सोना चांदी लूटेगा, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता है। और आप बताइएगा, सोना जो है भारत में
कहां कहां पाया जा सकता है? दिमाग लगाइएगा। अगर मैं कहूं कि भारत में सोना कहां पाया जा सकता है, तो आप इस समय कहेंगे सर जो सुनार होते हैं उनकी दुकानों पर सोना मिल सकता है, क्योंकि बिकता था। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि सुनारों के पास जो पैसा सोना होता है, ऐसा तो है नहीं कि सुनार उस सोने को बनाते हैं, वो भी कहीं से लेकर आते हैं। भारत में अगर सोना, अरे रुक जा मेरे भाई अंसारी यार, तू क्यों लाल टमाटर हो रहा? 20 क्लास में अभी तीसरी क्लास तो लेने में जान निकल रही है, 20 क्लास की बात करते हैं। सुनो, वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। सुनो, मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है कि भारत में सोना कहां मिल सकता है? 3 जगह पर। एक तो कहां पर? राजाओं के खजानों में, क्योंकि उस समय राजा हुआ करते थे। दूसरा कहां मिल सकता है? मंदिरों में। और तीसरी बात जानते हो सोना कहां मिल सकता है भारत में? तीसरी जगह सोना मिल सकता है कहां? महिलाओं के पास। 3 जगह पर सोना मिल सकता है। तो यह व्यक्ति जो होगा ये जानता है कि राजा जो होंगे उनसे सोना छीनना बहुत कठिन बात है, क्योंकि सेना तो उनके पास भी होगी। इसलिए इसने यहां पर महिलाओं को भी बाद में सोना लूटा, लेकिन इसने देखा कि भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो बिना लॉकर के एटीएम कहां पर हैं? तो बिना लॉकर के एटीएम भारत में मंदिर हुआ करते थे, और मंदिरों के अंदर इतना सोना हुआ करता था उस समय जिसका कोई जवाब नहीं हुआ करता था। और आप विश्वास मानिएगा कि जो भारतीय व्यक्ति हुआ करते थे ना, ये भारतीय व्यक्ति बड़े मायूस व्यक्ति हुआ करते थे। मायूस मतलब मासूम हुआ करते थे। और ये व्यक्ति जो भारत के हुआ करते थे, इनका मानना था कि भगवान जो है वो इसी धरती पर है, और इसी धरती पर होने के साथ साथ हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा हमें मंदिरों में दान कर देना चाहिए। भारत के जो व्यक्ति हुआ करते थे ये मंदिरों में इतना सोना दान किया करते थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मंदिर बिना लॉकर के जबरदस्त तरीके के एटीएम उस समय के माने जाते थे। एक एक मंदिर में करोड़ों करोड़ों रुपए का सोना मिल सकता था जब उस समय की हम अगर बात करें। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था? इस व्यक्ति ने उन सभी मूर्तियों को तुड़वाया, उन सभी यहां पर मूर्तियों को तुड़वाया, और मूर्तियों को तुड़वाकर जब ये अफगानिस्तान क्षेत्र में ले जाता था तो उसको मस्जिदों की सीढ़ियों पर मूर्तियों को तुड़वा कर बिछवा दिया करता था। और अफगानिस्तान के लोग जो भारत में हिंदू धर्म के जो मंदिरों से ले जाई गई मूर्तियां थी, जब तुड़वा कर अफगानिस्तान की मस्जिदों की सीढ़ियों पर डलवाई जाती थी, तो मुस्लिम लोग उन सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते थे। इसलिए इसे एक नाम दिया गया था मूर्ति भंजक, जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। इस व्यक्ति ने भारत में इतने मंदिर तोड़वाए, इतनी यहां पर मूर्तियां तोड़वाई कि इसको एक नाम ही दे दिया गया, जिसको कहा गया मूर्ति भंजक। इस व्यक्ति को कहा गया बुद्ध सिकन, इस व्यक्ति को कहा गया यामनी उद्दौला, जिसका मतलब होता है क्या? इस्लाम धर्म का दाहिना हाथ। चलिए, जिसका मतलब क्या होता है? मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ, मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो प्यारे दोस्तों ये कुछ यहां पर टाइटल है, मुस्लिम साम्राज्य का दाहिना हाथ। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको बुद्ध सिकन कहा जाता है? आप कहेंगे यहां पर बुद्ध सिकन कहा जाता है महमूद गजनबी को। महमूद गजनबी का अगर समय की बात करें, जानकारी की बात करें, तो 1998 से लेकर 1030 जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तब तक इसके बारे में हमें यहां पर जानकारी मिलती है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा आप जीवन में जो भी एग्जाम दे रहे हैं ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए यहां से तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई। आप इतिहास पढ़िएगा, आप एग्जाम को फोकस मत कीजिएगा, आप अभी इतिहास को कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। आपके हर एग्जाम में यहां से प्रश्न मिल रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 3 उपाधियां हैं। एक तो मूर्ति भंजक कहा जाता है महमूद गजनबी को, एक कहा जाता है बुद्ध सिकन, और एक कहा जाता है यामनी उद्दौला। यहां तक तो बात ठीक है। अब प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके बारे में, मैं इसके आक्रमणों के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गजनी जो क्षेत्र था, गजनी क्या था? जरा बताना कमेंट करके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है गजनी कहीं की राजधानी थी, और उस वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट करो फटाफट, चलिएगा। चलिए, अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें गजनी के अंदर पहला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो आप आंसर देंगे कि यही महमूद गजनबी है जिसने गजनी के अंदर पहला विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। इसने अफगानिस्तान क्षेत्र में एक अजायब घर बनवाने का काम किया। पहले हम थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद इसने अफगानिस्तान क्षेत्र में ही एक पुस्तकालय भी बनवाने का काम किया, और अफगानिस्तान क्षेत्र में यहां पर मस्जिद बनवाने का काम किया। आपकी हेडिंग होनी चाहिए, महमूद गजनबी ने अफगानिस्तान में क्या क्या बनवाया? अजायब घर बनवाया, विश्वविद्यालय
बनवाया, पुस्तकालय बनवाया और मस्जिद बनवाई। गजनी के अंदर बनवाने वाला पहला विश्वविद्यालय अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो वो महमूद गजनवी हुआ है। अब प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, चलिएगा अफगानिस्तान क्षेत्र में। चलिए बहुत सुंदर, अब समझिएगा मेरी बात को प्यारे टाई करो। देखो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करना चाहता है और इस व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो दरअसल ये पहला आक्रमण जो भारत पर करेगा ना, पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में करेगा और यह भारत पर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से होने वाला पहला आक्रमण है। और मैं कारण बता चुका हूं कि आखिरकार महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लूट के उद्देश्य से सोना चांदी लूटना चाहता है और लूटने का मतलब सीधा सीधा है कि इस व्यक्ति को पता है कि मुझे बहुत बड़ी सेना बनाकर मुस्लिम क्षेत्र पर बहुत बड़ा शासक बन के उभरना है। इसलिए इसने अपना पहला आक्रमण जब किया तो 1001 में पहला आक्रमण करता है। और महमूद गजनवी जो अपना 1001 में पहला आक्रमण करता है, अगर मैप के माध्यम से देखें तो यह व्यक्ति जो पंजाब क्षेत्र है भारत का, एक पंजाब यहां पर भी पड़ता है पाकिस्तान में, तो पहला आक्रमण पंजाब में जो करता है वो 1001 ईस्वी में करता है। और 1001 ईस्वी में कहां पर इसने आक्रमण किया है, पंजाब जो पाकिस्तान क्षेत्र वाला है ना, वहां पर इसने पहला आक्रमण किया है। वहां पर एक शासक हुआ करता था जो हिंदू शाही शासक था। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हिंदू शाही शासक था पंजाब क्षेत्र में, जिसका नाम हुआ करता था जयपाल। यानी जयपाल के खिलाफ ये पहला आक्रमण करता है। वैसे तो प्यारे दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, जब ये जयपाल नाम का व्यक्ति जो हिंदू शाही शासक है, जयपाल नाम का व्यक्ति जब पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करता था तो ये जयपाल जानता था कि अफगानिस्तानी मुस्लिम जो हैं कभी भी भारत पर आक्रमण कर देंगे, कभी भी भारत पर आक्रमण कर देंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों ये जयपाल ही खुद क्या करता था कि ये पंजाब क्षेत्र से कई बार ये उल्टा ही आक्रमण करता था पहले। तब यहां पर इसका जो पिता था सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का, उसके बीच में और जयपाल के बीच में कई बार झड़प हुई थी, लेकिन जयपाल हार जाता था, जीत नहीं पाता था। लेकिन महमूद गजनवी जब उसका बेटा आया, जब महमूद गजनवी ने अब की बार जब जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल को बहुत बुरी तरह से हराया। और यह आक्रमण किया कब गया था, तो आप कहेंगे 1001 ईस्वी में करने का काम किया गया था। आपको पता होगा अगर हम बात करें तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बहुत समय के बाद ये आक्रमण हम इतिहास में पढ़ने का काम कर रहे हैं। चलिएगा, वाह सर आप अभी तक नहीं आए और मैं कहां घूम रहा हूं। चलिएगा, बिल्कुल जयपाल गजनवी से हार जाता है क्योंकि उसने गजनवी को डटकर सामना नहीं किया था, इसलिए विद्याधर ने इसे मार दिया था। अरे वाह, तुम तो इतनी नॉलेज रखते हो। सर इसका जन्म 971 में, जन्म आपसे आज तक नहीं पूछा, आज क्या पूछेगा, बिना बात की चीजें पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें चीन जैसी दीवार बना देनी चाहिए थी, सही बात है, बिल्कुल ये तो आपकी समझ विकसित हो रही है अगर चीन जैसी दीवार की बात कर रहे हो। देखो ये जयपाल जो है ये उस समय हिंदुस्तानी शासक हुआ करता था और महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण किया। और पहला आक्रमण जो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया वो पंजाब क्षेत्र यानी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र पर किया गया और वहां के शासक जयपाल को हरा देने का काम किया गया। प्यारे दोस्तों जयपाल बड़ा बहादुर व्यक्ति था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन जब महमूद गजनवी के सामने जयपाल को लाया गया तो जयपाल के साथ साथ इसके परिवार को भी लाया गया, इसकी महिलाओं को, इसकी बेटियों को, इसकी पत्नियों को बाल खींचकर महमूद गजनवी के सामने पेश किया गया। जयपाल से ये सारा का सारा सीन देखा नहीं गया और जब महमूद गजनवी ने कहा कि जयपाल मैं तेरे पूरे परिवार को छोड़ सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इतना कर ले कि तू मुझे अपने साम्राज्य से बहुत सारा सोना चांदी दे दे, जिसकी वजह से मैं तेरे परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा। जयपाल ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है। इसने बहुत सारा सोना चांदी महमूद गजनवी को दे दिया और महमूद गजनवी ने इसके परिवार को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्यारे टाइगरों आपको समझना होगा कि जयपाल महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ज्यादा बहादुर व्यक्ति था, खुद अफगानिस्तान पर पहले आक्रमण करता था, लेकिन आज यह व्यक्ति अपने परिवार के सामने इसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती हो गई। जब इस व्यक्ति की बेइज्जती हुई तो कहा जाता है इस व्यक्ति ने नीचे लकड़ी रखी, ऊपर खुद बैठा और नीचे से माचिस लगा ली। हम कह सकते हैं जयपाल ने अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया और यह व्यक्ति इसी हार की वजह से इतना ज्यादा अपने आप को बेइज्जती महसूस करने लगा कि इसने अपने आप को खुद ही मार लिया और जयपाल की यहां पर क्या हो जाती है,
यानी कि आत्महत्या कर लेने का काम करता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी तो इसे बहुत पूछ चुकी है, अगर आप एसएससी का घटना चक्र आदि प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो एक प्रश्न जो इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है, कहता है कि जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जम्मू कश्मीर पर कौन शासन कर रहा था। इनडायरेक्ट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, जिस समय महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, इस समय कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो शासिका या महारानी थी ना, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है कि दिद्दा नाम की एक महिला, दिद्दा नाम की एक यहां पर शासिका जम्मू कश्मीर पर शासन करने का काम कर रही थी। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें इंपोर्टेंट नोट है, यह आपको ध्यान रखना होगा कि जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर की शासिका दिद्दा हुआ करती थी। अब प्यारे दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए, ये जो महमूद गजनबी है ये भारत पर आक्रमण करता ही रहेगा, लेकिन भारत के जो लोग होंगे, जैसे अभी जयपाल पर आक्रमण किया, अब जयपाल पर आक्रमण करने के बाद जो भारत के शासक हुआ करते थे ये कभी एक होकर नहीं लड़ते थे। बिहार साइंस एग्जाम सर, ओके चलिएगा। तो ये कभी भी एक होकर नहीं लड़ते थे, और जब एक होकर नहीं लड़ते थे तो इनके सामने बड़ी ही समस्या आने लगी थी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर हम दाहिर की भी बात करें तो दाहिर इसीलिए हार गया क्योंकि उसके परिवार वालों ने खुद मिलकर दाहिर के साथ संघर्ष नहीं किया था। जब यहां पर जयपाल हारा तो जयपाल हारने के वजह से ही पूरे के पूरे शासकों की आंखें खुल जानी चाहिए थी। भारत के हर शासक को समझ जाना चाहिए था, भारत का हर राजा जो ऐश और आराम की जिंदगी, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहा था, उसकी आंखें इसलिए खुल जानी चाहिए थी कि भारत पर 2 आक्रमण हो चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम आ चुका है, महमूद गजनबी आ चुका है, ये अभी दाहिर को हरा चुके हैं, ये अभी यहां पर हम कह सकते हैं जयपाल को हरा चुके हैं। आने वाला समय ऐसा होगा ये भारत के हर शासक को हराएंगे। लेकिन भारत के जो राजा थे ना, वो यहां पर जो उनका दरबार हुआ करता था, वहां पर जो राजकुमारियां हुआ करती थी उनके साथ जीवन में आनंद लेने का काम करते थे, पैर पर पैर रखकर बैठे रहते थे, जीवन में उनको कुछ दिखाई नहीं देता था क्योंकि भारत पर इससे पहले आक्रमण होते नहीं थे। वो अपने साम्राज्य में ही इतना आनंद और जीवन की उन शैलियों में लिप्त रहने का काम करते थे जिससे दूर दूर तक कोई भी वास्तव साम्राज्य विस्तार का नहीं था। जब कभी ऐसा मौका आता था कि छोटा मोटा युद्ध उनको लड़ना पड़ता था तो अपनी रानी से कहते थे कि महारानी जरा लेकर आना मैदान जंग में कभी ना हारने वाली तलवार, और उस तलवार को लेने के बाद अपनी रानी से तिलक कराकर ऐसे जाते थे युद्ध लड़ने के लिए जैसे कि मानो पूरी दुनिया को विश्व विजेता बनने जा रहे हैं। बाद में पता चलता था, रानी से कहकर जाते थे बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी आ रहा हूं, आप चिंता मत कीजिएगा, आनंद उसी तरह बरकरार चलेगा। होता यह था कि कई बार राजा लौटकर भी नहीं आते थे। तो भारत के जो राजा थे ना, ये कभी भी यहां पर दुश्मन से सचेत नहीं होते थे। अगर बराबर का पड़ोसी हार रहा है तो उन्हें कोई समझता नहीं है। और मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं कि भारत के लोगों की यही कमजोरी भारत को गुलाम बनाकर रख देगी। भारत के अंदर मुस्लिम शासक एक एक करके जो आ रहा है, भारत के अन्य जो शासक हैं वो यहां पर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, सक्रिय नहीं हो रहे हैं, वो परिस्थिति को भाप नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पड़ोसी की लड़ाई को देखकर सिर्फ शांत बैठ जाने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे भारत गुलाम होता चला जाएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी एक के बाद एक आएगा और भारत पर पूरी तरह से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अभी जयपाल हारा है, जयपाल के आसपास के व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है अगर किसी ने अफगानिस्तान से आकर आक्रमण कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आगे अगर हम बात करें तो इसी व्यक्ति ने 1005 पर मुल्तान पर आक्रमण किया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस व्यक्ति को पता था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भी इस मुल्तान पर आक्रमण किया था और इस व्यक्ति का उद्देश्य ही था सोना चांदी लूटना। और इस मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम किस नाम, क्या नाम देकर गया था? स्वर्ण नगरी नाम देकर गया था, इसलिए इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का जो शासक था उस व्यक्ति का नाम था यहां पर अब्दुल फतेह दाऊद। तो मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारा सोना इसने लूट लेने का काम किया। यह व्यक्ति रुक नहीं रहा था, यह आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इस व्यक्ति ने 1004 में एक स्थान पड़ता है थानेश्वर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो केयू के यूनिवर्सिटी है, उस केयू के यूनिवर्सिटी से बस स्टैंड की तरफ अगर आप चलेंगे तो वहां पर एक स्थान पड़ता है थानेश्वर के नाम से।
थानेसर छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है, ये थानेसर को यहां पर आक्रमण किया। और थानेसर में एक मंदिर वो आज भी है जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था। वो मंदिर मैंने एक बार देखने के लिए गया था, मतलब कुरुक्षेत्र में रहा ही हूं कई साल, तो कुरुक्षेत्र में जब मैंने देखा था तो वो मंदिर आज भी है जिसको यहां पर महमूद गजनवी ने लूटा था। और इस मंदिर के अंदर यहां पर एक मूर्ति थी, चक्र स्वामी की मूर्ति। इस चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़वाने का काम किया था। प्रश्न दोनों पूछे हैं। एक प्रश्न तो यह पूछता है कि थानेश्वर के अंदर महमूद गजनवी ने किस मूर्ति को तोड़वाया। एक तो यह प्रश्न पूछता है, आप कहेंगे चक्र स्वामी की मूर्ति थी जिसको यहां पर तोड़वाने का काम किया। थानेश्वर पर आक्रमण कब किया, तो 1014 में थानेश्वर कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में जो स्थान पड़ता है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था वही कुरुक्षेत्र है। तो वहां पर आक्रमण करने के बाद इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़वाया। अच्छा, जरा एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पूछ रहा है कपिल कोई बात, भाई सर आपने बताया नहीं पहली क्लास में बाबर ने पहला आक्रमण किया था। लो अब इसको बाबर बताओ। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाडले, यहां बाबर नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। अगर जीवन में दुख ज्यादा ही उत्पन्न हो रहा है ना तो कमेंट कर दीजिएगा उस डाउट को, उसका यार मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब यहां पर महमूद गजनवी पढ़ ले, तुझे बाबर पढ़ाऊंगा, अगला अकबर पढ़ेगा और अगला आने वाला जो बच्चा होगा वो मुमताज के बारे में, अय्यासी के बारे में जानेगा। तो पहले यही मैं मिक्स चलाता रहूं एक टॉपिक, क्यों भाई। अब यहां पर महमूद गजनवी पढ़ ले, क्यों भाई। चल कोई बात नहीं है, बता दूंगा मेरे भाई, कमेंट कर देना वीडियो के बाद में जो भी डाउट हुआ करें ना आपके, आप बेझिझक होकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर रिप्लाई दे दिया करूंगा। आप अपना कोई भी डाउट मेरी क्लास से बाहर लेकर मत जाइएगा। कोई भी जिंदगी का कैसा भी डाउट हो ना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, पक्का 100% करूंगा। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये महमूद गजनवी पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंजाब क्षेत्र के बाद ये व्यक्ति यहां पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। मानिए पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब के बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हरियाणा के अंदर पड़ता है कुरुक्षेत्र। यहां पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी कि थानेश्वर पर आक्रमण किया। और इस थानेश्वर हरियाणा के बाद अगर हम बात करें तो इससे लगा हुआ ही एक बड़ा सा महत्वपूर्ण सा राज्य है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मतलब ऐसे समझो, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सोने चांदी का खजाना। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो इसमें यहां पर मथुरा, वृंदावन ऐसे क्षेत्र हैं जो मंदिरों के ही लिए जाने जाते हैं। और मंदिरों के बारे में भी अगर हम कहें तो मंदिरों में इतना सोना चांदी जबरदस्त तरीके से भरा हुआ होता था कि अब महमूद गजनवी अगर इस क्षेत्र से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पहुंचने वाला है। और अब जो सोना चांदी यहां पर मिलने वाला है ना, इस व्यक्ति की मजे आने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि आपको अब समझना होगा कि अगर ये धीरे धीरे इस पंजाब क्षेत्र से, पाकिस्तान वाला पंजाब क्षेत्र से अगर आगे बढ़ता हुआ आया तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह व्यक्ति पहुंचा और मथुरा वृंदावन को अगर इसने लूटा तो आप जानते हैं मथुरा वृंदावन की स्थिति, मंदिरों के अंदर सोना चांदी, अभी मैं बात करने वाला हूं, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, मथुरा के बारे में अभी बात करूंगा। यानी प्यारे दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के बाद जब ये व्यक्ति आगे बढ़ा तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद ये व्यक्ति रुका नहीं और ये व्यक्ति पहुंच जाता है मथुरा पर। और मथुरा पर आक्रमण करते समय मथुरा के शासक कुलचंद हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, इस महमूद गजनवी के साथ एक इसका इतिहासकार आया था जिसका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी। इंपोर्टेंट है, मैं अभी नोट भी कराऊंगा। जब ये व्यक्ति महमूद गजनवी से मथुरा पर आक्रमण करता है ना, और मथुरा पर आक्रमण करने के बाद जो अलबरूनी ने, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और बहुत सारी किताबें लिखने के साथ साथ अलबरूनी बताता है कि हमने अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस धरती पर कहीं मथुरा जैसा शहर हो सकता है, जहां के मंदिरों की दीवारें चांदी की बनी हुई हैं, जहां के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनी हुई हैं, जहां के मंदिरों में सोना तो ऐसे समझो जैसे मिट्टी की तरह पड़ा हुआ है। ऐसा शहर धरती पर हो सकता है, इतना सोना चांदी वाला शहर, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा था। खुद अलबरूनी इस बात को लिखता है। और इस व्यक्ति ने मथुरा जाकर इतने ज्यादा मंदिरों को लूटा, इतने ज्यादा मंदिरों को तोड़ा। हालांकि ये मंदिर पूरी तरह से मथुरा में एंट्री नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पर, मथुरा के पर इतनी भयंकर लूटपाट मचाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या था? सोने चांदी की लूटपाट करना।
अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर अगर ये व्यक्ति यहां पर आगे ही बढ़ता जा रहा था तो क्या इसको कोई रोकने वाला नहीं था? मंदिर, भारत के अंदर मंदिर तोड़ना, मूर्ति तोड़ना ये सामान्य बात थी। आज आप एक मंदिर तोड़कर दिखा दो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो खच्चर खून के हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। और ये महमूद गजनबी मंदिर मूर्तियां तोड़ता जा रहा है। क्या उस समय की जनता, उस समय की प्रजा, उस समय के शासक इतने नक्कारा हो चुके थे कि मंदिरों को टूटते हुए देख रहे थे? आप आज के समय में एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद में थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा डाल दो, मस्जिद को गिरा दो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नरसंहार इस भारत में देखने के लिए मिलेगा, आप कहेंगे कि वास्तव में इससे बड़ा तो नरसंहार नहीं हो सकता। उस समय ये लोग कहां गए थे? तो महमूद गजनबी सारी की सारी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भारतीय हैं, ये ईश्वर में विश्वास बहुत रखते हैं। इन व्यक्तियों का मानना होता है कि जो भी कुछ है वो परलोक से देखने वाला है, भगवान सीधा सीधा देख रहा है। अगर आप गलत कर्म करते हो तो आपको यहां पर ऊपर जाकर उसका जवाब देना पड़ेगा। ये भारतीय व्यक्ति हैं। उस समय के मंदिरों की स्थिति में बताऊं आपको, तो ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो उसको भगवान की लाठी के द्वारा यहां पर उसका निर्णय किया जाएगा। और भगवान की लाठी जब पड़ती है तो आवाज नहीं होती। और समस्या यह थी कि इनको समय समय पर रिजल्ट मिल जाता था। समस्या ये सबसे बड़ी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति जो भारत में आया था, इन व्यक्तियों ने हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और यही कहते रहे कि अगर मोहम्मद बिन कासिम गलत कर रहा है तो आने वाले समय में मोहम्मद बिन कासिम को भगवान जवाब देगा। और रिजल्ट ऐसा मिला कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज ने घोड़ों से खींचकर मरवा दिया। भारतीय लोगों को रिजल्ट मिल गया कि देख लो, मोहम्मद बिन कासिम ने गलत किया था ना भारत पर आक्रमण करके, भगवान ने उसको कैसी मौत दी है। ये संतुष्ट हो जाते थे। अब इस समय मंदिरों के टूटने की बात करूं तो उस समय के मंदिरों में पुजारी रहा करते थे, और पुजारियों की भी बात करूं तो एक नंबर की आनंद में जीवन जीने वाले। उस समय के मंदिरों में जो कुंवारी लड़कियां हुआ करती थी वो रखी जाती थी, उनको देवदासी कहा जाता था। और यहां तक मानिएगा कि जो भी परिवार अपनी कुंवारी लड़कियों को यहां पर दान में मंदिर को देगा उसको यहां पर पुण्य प्राप्त होगा। और देवदासी जो रहा करती थी, जो मंदिरों में रहा करती थी, उनके साथ पुजारी भी रहा करते थे। कभी रिसर्च करके देखिएगा क्या घोर अपराध होने का काम मंदिरों में उस समय हुआ करता था। इन लोगों को उस अय्यासी करने से मतलब नहीं था, तो ये महमूद गजनबी को मंदिरों पर आक्रमण करने से क्या रोक पाते? अगर हम यहां पर वेदों की बात करें तो उस समय के जो साधु संत हुआ करते थे वो साधु संत जंगलों में जाते थे, शांति से एक जगह पर बैठकर तपस्या करते थे और भगवान के अंदर लीन हो जाया करते थे। अगर उन व्यक्तियों को हम कह सकते हैं, अगर उन व्यक्तियों को कहीं भी शांति नहीं मिली तो वन में जाने के बाद, पहाड़ों में जाने के बाद गुफाओं के अंदर बैठ जाते थे और भगवान में लीन हो जाया करते थे। लेकिन ये वाले जो आश्रम, ये वाले जो यहां पर व्यक्ति रहने वाले हैं ना, जो मंदिरों के अंदर पुजारी रहने वाले हैं, ये उस तरह के पुजारी नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि जब शांति नहीं मिलती थी तो गुफाओं में जाकर ये व्यक्ति यहां पर शांति में बैठकर और तपस्या क्या करते थे। गुफाएं तो आज भी बनती हैं, आप सिरसा के अंदर चले जाइएगा, बाद में हनीप्रीत जैसी महिलाएं बड़ी फेमस हो जाती हैं और बाद में पुलिस को ढूंढना पड़ता है कि कौन से महाराज किस गुफा में बैठकर तपस्या किया करते थे। ये मंदिरों पर क्या ध्यान देते? बाद में पुलिस बड़ी यहां पर जांच पड़ताल करती रह जाती है। लेकिन उस समय के जो यहां पर आश्रम के अंदर रहने वाले साधु थे ना, इनको सिर्फ अच्छा खाना, 2.5 लीटर दूध पीना, अच्छे फल फ्रूट खाना, शरीर को स्वस्थ रखना, आनंद के साथ जीवन जीना। अगर महमूद गजनबी मंदिरों को तोड़कर जा रहा है तो इनका मानना यह था कि इसको भगवान दंड देगा। अरे भगवान काहे का दंड देगा? भगवान थोड़ी ना दंड देने के लिए आएगा। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं और मेरी बात को एक एक को अच्छे से समझा करो, आगे चला करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरी बातों से ही निकल कर आती हैं। जरा बातों को आगे समझो। इस व्यक्ति ने 1019 में महमूद गजनबी ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक हुआ करते थे विद्याधर। और कहा यह जाता है कि विद्याधर एक ऐसे शासक थे जिसको महमूद गजनबी हरा ना सका। यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत में ऐसा कौन सा शासक है जिसको महमूद गजनबी हरा ना सका? तो कलिंजर के शासक विद्याधर एक ऐसे शासक थे जिसको महमूद गजनबी हरा ना सका। प्यारे दोस्तों, अब तक की बातें तो ठीक चल रही थी। मथुरा के अंदर बहुत सारे मंदिर लूट रहा था, सारी बातें ठीक थी, कोई समस्या नहीं थी।
आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के अंदर मेरे प्यारे टाइगरों, अगर हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 60,000 पुजारी रहा करते थे और ज्यादातर पुजारियों की हाइट 6 फीट और वजन लगभग 80 किलो और उम्र की बात करूं लगभग 30 साल। मतलब उस चरम सीमा पर जिंदगी की पे थे कि अगर जमीन के अंदर पैर मार दें तो हो सकता है जमीन से पानी निकाल दें। 60,000 पुजारी ऐसे रहा करते थे। एटीट्यूड में आगे पुजारी कहने लगे, अरे महमूद गजनबी जो मथुरा के अंदर मंदिरों को लूट रहा है वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि भगवान उन पुजारियों को दंड दे रहा है जो पुजारी गलत स्थिति में थे, गलत रास्ते पर चल रहे थे, उनको दंड देने का काम कर रहा है। अरे एक बार महमूद गजनबी में दम है तो एक बार सोमनाथ मंदिर में आकर दिखाई, सोमनाथ मंदिर को लूट कर दिखाई। या तो भगवान शिव खुद आएंगे कैलाश पर्वत से उतरकर, या फिर उनका त्रिशूल आएगा और महमूद गजनबी का यहीं पर बंद करके डाल देगा। अच्छा, मंदिर की अगर हम बात करें सोमनाथ की, तो वास्तव में सोमनाथ के अंदर बहुत सारा सोना हुआ करता था। और महमूद गजनबी को ये बात जब पता चली तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आज की क्लास का। मैंने जितने आक्रमण आपको बताए हैं, चाहे कन्नौज का बताया, चाहे मथुरा का बताया, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण अगर महमूद गजनबी का कोई है तो 1025 में किया गया एक आक्रमण, जो हम कह सकते हैं सोमनाथ मंदिर पर इसके द्वारा किया गया। और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। और सोमनाथ मंदिर जब लूटा गया तो गुजरात के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम, और ये चालुक्य वंश के शासक थे। जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया उस समय गुजरात पर शासन कर रहे थे भीम फर्स्ट। और 1025 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण कब किया? सोमनाथ मंदिर 1025 में महमूद गजनबी ने लूटा और वहां के शासक चालुक्य वंश के भीम प्रथम हुआ करते थे। अब प्यारे दोस्तों, ये जितने भी साधु 60,000 बैठे हुए थे सारे के सारे तपस्या में लीन, आनंद ले रहे थे जीवन के, क्योंकि इनको तो त्रिशूल का इंतजार था कि भगवान शिव का त्रिशूल आएगा, सारे जितने भी इसके सैनिक हैं इन सबको मार गिराएगा और बाद में क्या होगा, महमूद गजनबी की हत्या हो जाएगी। सोमनाथ को थोड़ी लूट सकता है। अच्छा, जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पहुंचा सोने की वजह से, तो इसने देखा जब ये मंदिर में घुसा तो एक बार तो महमूद गजनबी मंदिर को देखते ही भाग गया। बोले ये क्या अचंबा है, ये तो अजीब ही चीज है, वास्तव में त्रिशूल आएगा। दरअसल था क्या कि सोमनाथ मंदिर जो था ना, उसकी जो शिवलिंग हुआ करती थी वो शिवलिंग ऐसे लटकी हुई थी, ना तो जमीन पर कहीं भी टिकी हुई थी, ना ही ऊपर कहीं बंधी हुई थी, ना ही बराबर से कहीं से सपोर्ट था, सिर्फ हवा में ऐसे झूलती हुई यहां पर वो शिवलिंग हुआ करती थी। और जब ये आश्चर्यचकित होकर जब महमूद गजनबी ने शिवलिंग को देखा तो उसे लगा वास्तव में त्रिशूल आ जाएगा। वो व्यक्ति भाग खड़ा हुआ, बोले ये क्या बात है, ये तो कहीं बंधी नहीं, ये तो हवा में तैर रही है शिवलिंग, और बहुत बड़ी शिवलिंग, छोटी मोटी शिवलिंग नहीं, बहुत बड़ी शिवलिंग। महमूद गजनबी भाग खड़ा हुआ। लेकिन महमूद गजनबी के साथ अलवरूनी जैसे विद्वान लोग आए हुए थे। उन विद्वान लोगों ने कहा, उसको पकड़ कर लेकर आए कि अरे भाग कहां रहा है, आज सोना लूटेंगे। उसको पकड़ कर लेकर आए और उसे बताया कि जो पत्थर है ये चकमट टाइप का पत्थर है और बराबर की दीवारों में मैग्नेट टाइप की चीजें लगी हुई हैं और ये मैग्नेट की वजह से चारों तरफ से खिंचा हुआ है। आप इस मंदिर की चारों दीवारों को गिरवा दीजिएगा, ये शिवलिंग नीचे गिर जाएगा। ऐसे उसके साथ जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, जो अलवरूनी जैसे व्यक्ति थे, अलवरूनी बहुत विद्वान व्यक्ति था, संस्कृत नहीं जानता था अलवरूनी। भारत में आने से पहले उसने संस्कृत भाषा सीखी थी, जिससे कि संस्कृत की सारी किताबों को, क्योंकि भारत में उस समय किताब संस्कृत में हुआ करती थी, जिसलिए संस्कृत की सारी किताबों को पढ़ सकूं, पुराणों को पढ़ सकूं। आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनबी का कौन सा दरबारी इतिहासकार ऐसा था जो कि भारत के अंदर संस्कृत की किताबों को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है? अलवरूनी। उसी ने बताया सारा खेल। बोले दीवारों को गिरवाओ, शिवलिंग नीचे गिर जाएगी। दीवारों को गिरवाया गया, शिवलिंग नीचे गिर गई, त्रिशूल आया नहीं। इन व्यक्तियों को, जो भारत के मंदिरों के पुजारी हुआ करते थे, इनके दिमाग में एक और लॉजिक चलता था। बोले ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मणों का काम है यहां पर पूजा पाठ करना, इनको युद्ध से कोई मतलब नहीं है, युद्ध लड़ने के लिए क्षत्रिय आएंगे। यह भी धारणा इनके दिमाग में थी। अरे जब बात धर्म पर, देश पर आ गई तो फिर क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, अब तो यहां पर लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में और आ रही होगी, वो बात ये होगी कि सर ये महमूद गजनबी गुजरात को लूट कर ले गया, इसके अलावा मथुरा को उसने लूट लिया, इसके पास कितनी बड़ी सेना थी ऐसी। आखिरकार भारत के अंदर कुछ तो सैनिक रहे होंगे, जयपाल को इसने हरा दिया, तो सर क्या सेना लेकर आया था ये? क्या इतनी बड़ी सेना थी इसके पास? नहीं। दरअसल माइंड वॉश करा जाता था इन सैनिकों का।
आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से आज भी आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर आने के बाद वो अल्लाहू अकबर कहकर कहीं भी कूद जाते हैं, खुद को भी बम से फाड़ लेते हैं, बाकी की जनता को भी फाड़ देते हैं। माइंड वॉश होता है। वहां की सेना का ये लोग जो मुस्लिम लोग थे ऐसा माइंड वॉश करते थे कि अगर अपनी धरती पर तुमने औरतों को छू दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, इसी समय तुमको यहां पर दंड दे देगा। आप विदेश की भूमि पर जाओ, वहां की महिलाओं के साथ किसी तरह की अभद्रता करो, कुछ भी करो, अल्लाह आपको सीधा स्वर्ग भेजेगा अगर आपने दूसरी महिलाओं के साथ दूसरे देश में जाकर यहां पर इस तरह की चीजें कर दी। अगर आप अपने देश में लूटपाट करते हो तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर आपने दूसरे देशों में जाकर कितनी भी लूटपाट कर ली, कितना भी आनंद ले लिया, तो आपको सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा। और सबसे अच्छी बात जो सबसे महत्वपूर्ण माइंड वॉश किया जाता था कि अगर आप आक्रमण किसी देश पर करते हो और वहां पर आक्रमण करते समय अगर आपकी मृत्यु हो गई तो सीधा जन्नत नसीब होगी। अब जन्नत का नाम सुनकर तो आप सभी जानते हैं, ये इस्लाम धर्म के लोग जन्नत नाम की वजह से, जन्नत नाम के कारण आज भी अल्लाहू अकबर कहकर बम लेकर कूद जाते हैं। और उस समय भी जन्नत नसीब करने के लिए ये व्यक्ति अल्लाहू अकबर कहकर किसी भी बड़े देश पर आक्रमण कर देते थे। तब इनको यह था कि अगर मारे जाएंगे, क्योंकि आक्रमण ही मरने के लिए करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि सीधा जन्नत नसीब होगी। और ऐसी सेना जो मरने के लिए लड़ रही हो उसको हराना थोड़ा सा कठिन होता है, आप भी जानते हैं। तो ये अपने सैनिकों का छोटी सी सेना लाता था, लेकिन माइंड वॉश इतना जबरदस्त करता था कि वो सारे के सारे सैनिक जीतने के लिए नहीं, मरने के लिए लड़ते थे। और मरने के लिए भी। और उसके बाद कहता था कि लूटपाट करेंगे और लूट का जो धन होगा वो हम सब बांटेंगे, आप चिंता मत करो, धन बान पैसे वाले होकर आएंगे। आपसे मैं कहूं कि 5 साल के लिए, आपको भारतीय व्यक्तियों से कहूं कि 5 साल के लिए कनाडा चल रहे हैं और मैं नेतृत्व करूंगा और कनाडा में जितना लूटपाट अय्यासी आनंद लिया जा सकता है उतना आनंद लीजिएगा, सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। तो भारत में इतने क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति होंगे जो मेरे साथ कनाडा जाएंगे और कनाडा में जो नरसंहार करने का काम करेंगे, क्योंकि संभालने वाले तो बॉस हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ करता था। ये व्यक्ति वहां पर बहुत क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे, अरब क्षेत्र में, अफगानिस्तान क्षेत्र में जो इस्लाम धर्म के थे, और उनको अब परमिट मिल जाता था कि लूटपाट करना कितनी भी कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये व्यक्ति भारत पर आक्रमण करते थे और लूटपाट इतना जबरदस्त करते थे क्योंकि पहले से क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे। आपको मैं ज्यादा इसलिए नहीं समझाना चाहता क्योंकि मुझे बहुत लंबा इतिहास पढ़ाना है और बहुत सारी चीजों पर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा प्यारे दोस्तों 1025 वाला, इसे ध्यान रखिएगा। वहां के पुजारियों ने, सोमनाथ के पुजारियों ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, सोमनाथ मंदिर भी यहां से लूटा गया। लेकिन प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि जब 12 बजते हैं ना, तो 12 बजते समय भारत के अंदर एक जात पाई जाती है, एक कास्ट पाई जाती है, जिसका 12 बजे के बाद मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इनका बदलता है संभलता है। और कहते हैं कि सभी लोग लगाते हैं और इनके अंदर होता ही नहीं है। मैं भारत के जाटों की बात कर रहा हूं। कहा जाता है कि 12 बजे के बाद जाटों की बुद्धि चटक जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं चटकने का मतलब मुझे क्या होता है। अब शायद जब महमूद गजनबी ये भारत के अंदर से जब सोमनाथ को लूट कर ले जा रहा था, शायद गलती से 12 बजे के बाद का टाइम हो गया होगा। तब भारत के जाटों ने सोचा कि अगर सोमनाथ मंदिरों को लूटना सही नहीं है, अगर भारत के अंदर किसी मंदिर को लूटना नहीं है, तो जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा है उसे भी लूटना गलत नहीं है। इन्होंने उठा के महमूद गजनबी को पेल दिया। 1027 में, वैसे तो 1027 में अगर हम बात करें तो इस महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था जाटों के खिलाफ, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था ना, तो रास्ते में इसको जाट मिल जाते हैं और जाटों ने जो सोमनाथ मंदिर से सोना इसने लूटा था उसमें से ज्यादातर सोना इन जाटों ने इस महमूद गजनबी से लूट लिया था। अब महमूद गजनबी समझ चुका था भारत में जाटों को देखूंगा। 1025 में सोमनाथ मंदिर के लूट के बाद 1027 में इसका अगला आक्रमण भारत पर होता है और अगला आक्रमण यह व्यक्ति जाटों के खिलाफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूट कर जाते समय जाटों ने इससे लूट लेने का काम किया था। बड़ी बहादुर कौम। अब समझिएगा 1030 में इस व्यक्ति की, महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है और यह व्यक्ति रोते हुए मरता है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रोते हुए क्यों मरा? इस व्यक्ति का सपना था कि मैं बहुत सारा सोना जिंदगी भर एकत्रित करूंगा और बहुत सारा सोना एकत्रित करने के बाद फिर इस अरब क्षेत्र पर, जो मुस्लिमों का क्षेत्र है, इस पर बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करूंगा और बहुत बड़ा शासक बनूंगा। ये सपना था।
लेकिन पूरी जिंदगी सोना इकट्ठा करने में ही लग गया और ये सोना भारत से ले जाता था, वहां पर जाकर एकत्रित करता था। पूरी जिंदगी इस व्यक्ति ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण करके इस सोने को ढोने में ही रह गया। ये इस सोने को वहां एकत्रित करके बड़ी सेना जिंदगी में बना ही नहीं पाया और ना ही कभी साम्राज्य स्थापित कर सका। इसलिए इस व्यक्ति को पूरी जिंदगी आक्रमण करने और सोना इकट्ठा करने में ही रह गया और यह व्यक्ति कभी भी बड़ी सेना बना ही ना सका। इसलिए यह व्यक्ति 1030 में रोते हुए मरा था। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें तो इसके समय में कुछ इसके दरबारी इतिहासकार हुए हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाओ, 2 स्टार लगाओ, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। एक इसका दरबारी इतिहासकार रहा अल-बरूनी। इसने किताब लिखी किताब उल यामनी या तहकीक हिंद या तारीख हिंद। ये किताब एक ही है, नाम इसके अलग अलग है। ये किताब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। जितने दरबारी इतिहासकार मैं बताने वाला हूं जो महमूद गजनबी के समय में रहे, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक इसका दरबारी इतिहासकार रहा फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी। क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, नहीं मैं बहुत कुछ इनके बारे में बताता। इस शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, अफगानिस्तान का महाभारत शाहनामा को कहा जाता है, जो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें, एक दरबारी इतिहासकार हुआ उतबी। इसने किताबुल यामनी नामक एक पुस्तक लिखी। एक इसी के समय में इतिहासकार था बैहाकी। इसने तारीख सुबुक्तगी नाम की पुस्तक लिखी। इसके बाद ये आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बैहाकी, उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, ये 4 इतिहासकार महमूद गजनबी के समय के मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखने होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगर मैं पूछूं महमूद गजनबी, यह प्रश्न पूछा गया, मैं इसलिए आपको क्लियर करना चाहता हूं, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताइएगा फटाफट इस प्रश्न को। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ऑप्शन लीजिएगा। पहला ऑप्शन ले लीजिएगा फिरदौसी, दूसरा ले लीजिएगा अल-बरूनी, ले लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन ले लीजिएगा बैहाकी, बताइएगा महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? और चौथा ऑप्शन ले लीजिएगा उतबी। चलिए छोटा सा प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। अल-बरूनी। अरे मेरे लालो, यह प्रश्न पूछा गया है और 99% बच्चों का प्रश्न हमेशा ये गलत हुआ है, इसलिए मैंने इसको प्रश्न को लाकर आपके सामने रखा है। हर बच्चे का प्रश्न गलत जाता है। बी बिल्कुल सबका गलत है। वीडियो तुमने लाइक नहीं किया है, मैंने सुनने आया है कि वीडियो लाइक नहीं किया। 1700 लाइक का मतलब है कि आज की क्लास में मजा नहीं आया तुमको। मैं इतना एनर्जी के साथ तुम्हें पढ़ाता हूं, सब कुछ अपना झोंक देता हूं और तुम हो कि एक बार वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? ठुकाई पिटाई तुम्हारी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फटाफट से वीडियो को एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा जिसने लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी चीजें ठीक हो जाती है। चलिए राइट आंसर मैं बताता हूं क्यों। इसका राइट आंसर है प्यारे दोस्तों उतबी। राइट आंसर क्या है? उतबी। ध्यान से सुनो, यहां पर जैसे मानो हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, हजारों टीचर कोई अपने घर से पढ़ा रहा है, कोई अपने घर से पढ़ा रहा है, कोई अपने घर से, मैं यहां पर आकर पढ़ा रहा हूं, तो दोनों चीजों में अंतर होगा ना। अब इसी तरह समझिएगा कि ये जितने भी इतिहासकार है ना, ये सारे के सारे जो हैं, चारों के चारों इतिहासकार महमूद गजनबी के समय के ही हैं। लेकिन दरबार में बैठकर जो लिखता था ना, यहां पर जो दरबार में बैठकर लिखता था वो उतबी लिखता था। इसलिए समय के तो ये महमूद गजनबी के चारों हैं, लेकिन दरबारी इतिहासकार मतलब दरबार में जो रहकर लिखता था ना, वो उतबी लिखता था। इसलिए इस प्रश्न में हमेशा आंसर जो लगाएंगे वो आप उतबी लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर कर दिया है प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, जो महमूद गजनबी आया है ना, देखिए थोड़ा क्लास का टाइम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 9 बजे से अभी मैथ की क्लास होने वाली है। 9 बजे से किसकी? राहुल सर की अभी 9 बजे से मैथ की क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन जबरदस्त सी होगी। मैं एक प्रश्न बता देना चाहता हूं कि जो महमूद गजनबी आया था ना, इसके साथ एक व्यक्ति आया था सेनापति टाइप का, इसका नाम था मसूद गाजी। इस मसूद गाजी की दरगाह बहराइच के अंदर पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। जरा बताना, जो बहराइच से अगर कोई वीडियो देख रहा हो, तो इस मसूद गाजी की दरगाह पर, मजार पर कितने लोग आज भी चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, मन्नत मांगने के लिए आते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि मसूद गाजी कौन था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, इसकी दरगाह पर
यहां पर चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे। और बहराइच के अंदर आज भी ये दरगाह इतनी फेमस है कि कितने हिंदू इस पर मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। आपको बता देना चाहता हूं, जो बहराइच से होंगे शायद इस बात को समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से। ये मसूद गाजी कौन था? ये महमूद गजनबी के साथ आया हुआ, महमूद गजनबी के साथ आया हुआ एक यहां पर सेनापति टाइप का व्यक्ति था। ये दरगाह बहुत फेमस हो चुकी है। चलिए, एक बार लाइक कर दिया है बेहतरीन तरीके से तुमने, थैंक यू। क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम गहराई से चीजों को लेकर चलेंगे, एक एक चीज को क्लास में ही अंदर घुसा दूंगा दिमाग के। ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आप वीडियो को शेयर आदि करके, लाइक आदि करके बेहतरीन अंदाज में आते रहिएगा, बस उतना ही काफी रहेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से चीजों को लेकर चलेंगे। और वीडियो अगर आपने लाइक कर दिया तो क्लास को खत्म किया जाए, मजा आ गया। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे टाइगरों। सर पीडीएफ आज शाम तक का समय दे दो मेरे टाइगरों, कोई बात नहीं है, आज शाम तक का समय दे दो। पीडीएफ आज शाम तक डलवा दूंगा, कोई समस्या नहीं। चलिए, पीडीएफ आज शाम तक डलवा दूंगा, क्योंकि कल 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था सर मैं नोट्स बना रहा हूं, क्योंकि नोट्स में जिसके सबसे अच्छे बन रहे होंगे ना, उसके नोट्स में टेलीग्राम में डलवा दूंगा, और वो कंटिन्यू 20 क्लास के डलवाऊंगा। तो जिसके नोट्स सबसे अच्छे बन रहे होंगे तो उनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका, आज रिप्लाई कर दूंगा जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा। चलिए, मजा आ गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जोड़ा। चलिए, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। चलते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा जोरदार, जबरदस्त, शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत।